2023 अपने आप में कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो 9 राज्यों के चुनाव इस बार इस साल में पड़ते हैं और इसके जस्ट अगले साल यानी 2024 आम चुनाव, पीएम का चुनाव, जिसको लेकर तमाम पार्टी काफ़ी गंभीर है। पीएम मोदी ने तो आज स्पष्ट कर दिया कि पीएम मोदी के नाम के सहारे आप चुनाव जीत जाएंगे, ये सोच छोड़ दो, आपको आम लोगों से मिलना होगा। यहाँ तक भी कहा कि आपको मुसलमानों से कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए। बोहरा और पसमानदा मुसलमान, उनको लेकर कई लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुजीत ठाकुर जी हैं। उनसे जानेंगे कि 2024 और राज्यों के चुनाव को लेकर जो बीजेपी की तैयारी है, इसके पीछे वजह क्या है कि मुसलमानों तक पहुंचने की बात की जा रही है, घृणित बयानबाजी को रोकने की बात की जा रही है। सर, बहुत लंबे समय से आप बीजेपी को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को ये क्यों कहा कि मुसलमानों के प्रति जो बयानबाजी उसको रोके और कम्युनिकेशन बढ़ाइए? सबसे पहला सवाल यही है कि मुसलमानों के प्रति ये हमदर्दी है या राजनीति है, रणनीति है? देखिए, भाजपा काफ़ी पीछे बदली है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सोच है कि वो कह रहे हैं कि अमृतकाल है, और हम अगले 25 साल तक देखें, उन्होंने स्पष्ट रूप से आज कहा कार्यकारिणी में कि हमारा जो स्वर्णिम काल है वो सामने दिख रहा है। लेकिन इस तक हम तभी पहुंच पाएंगे, यहाँ तक तभी पहुंच पाएंगे यदि हम समाज के सभी वर्गों को लेकर के, सभी वर्ग का मतलब हुआ कि उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें दलित भी हैं, दूसरी जाति के लोग भी हैं, तो जाति को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके, संप्रदाय को छोड़ करके आपको सभी तक पहुँच बनानी होगी। और खास करके इस बैठक में यह बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सितंबर पिछले साल हुई थी बैठक हैदराबाद में, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर जो बोहरा मुसलमान है, वहाँ तक पहुँच बनाने के लिए, पसमानदा मुसलमान है जिनकी आबादी लगभग 70% है मुस्लिम समुदाय की अगर बात की जाए तो, वहाँ तक पहुँच बनाना है। और जो अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी है उसके लिए बेहतर है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत तभी हो सकता है जब सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति तक पहुँचे। और खास करके जब प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि आपको भाजपा को एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन के रूप में काम करना है, और वो तभी होगा जब समाज के सभी वर्ग तक आप पहुंचेंगे। तो ये आप रणनीति मान लीजिए या मजबूरी मान लीजिए, भाजपा का चरम जो है वो अभी तक सिर्फ मुस्लिम विरोधी छवि उसको तोड़ने वाली बात है। आपने देखा होगा कि जब नुपुर शर्मा को निकाला गया था, उन्होंने कुछ बयान दिए थे मोहम्मद साहब के खिलाफ, तो उन्हें वो पार्टी ने निकाल दिया उनको तत्काल प्रभाव से। तो किसी तरह से मैसेज नहीं देना चाहती है कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं। तो ये जो चेहरा बदलने की कोशिश है या इसके पीछे ये भी है कि 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री कर चुके हैं, तीसरी बार सत्ता में आना टेढ़ी खीर होती है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, रीजनल पार्टियों का असर इस देश में है, तो क्या प्रधानमंत्री अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते कि कहीं से भी हो? अगर उन्होंने कहा कि वोट दे या ना दे, मुसलमान वोट दे या ना दे, लेकिन कम्युनिकेशन करो, तो इनका मतलब यह है कि अगर 1-2% वोट भी आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे भाजपा में, जब इससे पहले भी कई कार्यकारिणी प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, पहले भाजपा को अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती थी, ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, मायावती तो बहुत तेज आरोप लगाती थी। फिर भाजपा ने इस छवि को बदलने के लिए जनसंपर्क किया। आपको याद होगा कि अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे स्वयं नरेंद्र मोदी हो या और मंत्री हो, दलितों के घर में जाके खाना खाना, उनसे संवाद करना उन्होंने शुरू किया। अब उन्हें लगता है कि संवाद ही लोकतंत्र में एक बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी जाति या धर्म के तरफ जाना। खास करके मुस्लिम वोटर जो हैं, जिनको माना जाता है कि भाजपा के खिलाफ ही वोट करेंगे, तो वो एकजुट होकर के भाजपा को हराने के लिए नहीं वो आए, बल्कि उनको समझने की कोशिश करें कि क्या भाजपा सच में हमारी विरोधी है। प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं, उनके मंत्री भी बार बार कहते हैं कि हम जब कोई कल्याणकारी योजना हम चलाते हैं तो हम उसमें मुसलमान नहीं देखते हैं, हम उसमें हिंदू नहीं देखते हैं। वो गरीबों के, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो या कोई और जाति संप्रदाय के लोग हों, सब तक पहुँचता है। तो एक निश्चित रूप छवि बदलने की कोशिश है, और भाजपा यही कोशिश करे। उसे बहुत स्पष्ट रूप से पता है कि अगर लंबे समय तक शासन करना है भाजपा को, तो समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलना है, और इसी पर प्रधानमंत्री फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ बूथ लेवल पर पहले पन्नुक होता था, अब यहाँ पर बूथ लेवल नए कार्यकर्ताओं को कहा कि बूथ को मजबूत कीजिए, साफ इंस्ट्रक्शन था। अब ये जो बूथों की संख्या पहले 70,000 बताई जा रही थी, अब 1,30,000 तक पहुंच गई कि ये वीक बूथ है। तो ये मतलब डाटा उठा चुकी है 2024 के लिए कि कहाँ कहाँ हमको मेहनत करनी है। देखिए, भाजपा ने बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर के उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। उसमें उन्होंने देखा कि हम 144 ऐसी सीट है पिछले लोकसभा चुनाव में जहां पर हम हार गए थे या नंबर 3, नंबर 4 रहे थे, उसको कैसे मजबूत करें। फिर उन्होंने उसकी संख्या बढ़ा के 160 की, फिर 204 तक ले गए। इसी तरह उन्होंने 72,000 बूथ ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पर भाजपा का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था, खराब रहा था।
तो उन बूथों पर जब पहुंचने लगे तो उन्हें लगा कि नहीं, हमें कुछ और, जो हमारे जहाँ पर जीत गए हैं जिस बूथ पर, लेकिन हमारा हार भी सकते हैं, तो वो बढ़ाते बढ़ाते 1,30,000 बूथ तक भाजपा पहुंची है। तो छोटे छोटे प्रयास करके माइक्रो लेवल पर, और मोदी जी को और भाजपा वाले को बहुत स्पष्ट रूप से पता है कि अगला चुनाव इतना आसान नहीं है। मोदी अगर यह कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे नाम पे आप नहीं जीत पाओगे, आपको जनसंपर्क बढ़ाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से कि मोदी जी सबसे बड़े फिगर है, उनके नाम पे वोट आते हैं, चेहरे पर वोट चेहरे पर वोट आते हैं, लेकिन सिर्फ चेहरा ही आपको लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं तो बाकी कार्यकर्ता को भी उसमें आना पड़ेगा। इसीलिए वो ये बात कर रहे हैं कि समाज के सभी वर्ग तक आपको। उन्होंने छत्तीसगढ़ और जो राजस्थान के लोगों को कहा कि आप अति आत्मविश्वास की वजह से आ रहे थे, ये अति आत्मविश्वास नहीं रहना चाहिए। उन्होंने राज्यों के चुनाव को भी कहा और नेशनल इलेक्शन। हाँ, उन्होंने कहा, क्योंकि कई राज्य जब मोदी के नाम पे ही वोट मिलता है, जो सांसद जीते हैं आप देखेंगे पिछला या 2014 का ही देखेंगे, तो सिर्फ मोदी के नाम से जीते, उनका अपना कोई इस तरह का रुतबा नहीं कि वो जीतने का, और उतने बड़े मार्जिन से जीतने का। तो जो इसका मतलब जो जीतने वाले थे उनके वोट शेयर इतने बढ़ गए मोदी जी के नाम से कि उनको लगा कि नहीं नहीं मोदी है तो हम जीत ही जाएंगे। मोदी ने कहा ना, ये नहीं होगा, आपको काम तो करना पड़ेगा, मोदी के चेहरे पे आप नहीं कर सकते, आपको काम करना पड़ेगा। और वो सामूहिकता ही, भाजपा के लिए सामूहिकता ही होती है कि प्रधानमंत्री से लेकर के पन्ना प्रमुख तक और बूथ पन्ना समिति तक के लोग एक तरीके से काम करें वहाँ पर, जिनके पास जो दायित्व है उसको निभाएं, और उसमें आपको जी जान से जुटना पड़ेगा। सबके टारगेट फिक्स है कि आपको जनसंपर्क बढ़ाना है, क्या करना है। नड्डा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया, 1.5 साल का एक्सटेंशन दिया है। हालांकि इसके पीछे वजह बताई कि उनके जो है अभी मेंबर नहीं बन पाए। तो इसके पीछे क्या वजह है कि ये जो टीम मोदी थी वो कंफर्टेबल थी नड्डा जी के साथ काम करने की, और नड्डा के जो संगठन में पकड़ है, चुनाव से पहले चीजें बदलना ठीक नहीं था, उसके पीछे क्या ये सवाल है? मतलब पार्टी की तरफ से कुछ भी तर्क दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या मानी जाती है? देखिए, बहुत ही स्पष्ट बात है। आप देखेंगे कि जब हिमाचल चुनाव में भाजपा हार गई थी तो लग रहा था कि नड्डा जी का गृह प्रदेश था और वहाँ पर भाजपा हार गई है, लेकिन कल आपने देखा होगा बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि हम बहुत अच्छा, हमने लड़ाई वहाँ पर लड़ी और 37,000 वोट कम पड़े तो हम हार गए। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा में बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। हमें लगता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर कोई एक व्यक्ति संचालित नहीं करता है। वहाँ भाई नड्डा खुद निर्णय ले सकते हैं, प्रधानमंत्री खुद अपने से निर्णय नहीं लेते हैं, वो मंत्रिमंडल निर्णय लेता है मिल करके, पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है निर्णय, उस हिसाब से करते हैं। तो नड्डा जी एक बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता, लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और हर तरह की भूमिका में काम किया। इससे पहले जनरल सेक्रेटरी भी थे, उससे पहले हिमाचल में रहे, मंत्री भी रहे सरकार में। तो एक कंफर्ट लेवल है, उनके प्रति विश्वास, सॉफ्ट चेहरा है, और वो जो टारगेट दिया जाता है उसको फुलफिल करने में नड्डा जी बहुत यस बॉस टाइप कह सकते हैं। नहीं, ये आलोचना कर यस बॉस वाला भाजपा में बड़ी पार्टी नहीं है कि यस बॉस, अगर ये बात होती तो मोदी जी कभी नहीं कहते कि सिर्फ हमारे नाम पे आप नहीं जीतोगे चुनाव, आपको जाना पड़ेगा। यस बॉस कहने वाले कल्चर को भाजपा इससे मुक्ति चाहती है, उसमें भी है यस बॉस, लेकिन नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा होता है। अच्छा, एक बात और कही जो कि 18 से 25 साल का जो लड़का है, युवा है, तरुणाई शब्द यूज किया गया कि वो पिछली कार्यकाल के जो मतलब जो पिछली सरकारों के कार्यकाल को उसने वो नहीं देखा, मतलब भ्रष्टाचार था, कांग्रेस के कार्यकाल के ऊपर अटैक था, उनको हमें बताना होगा कि हमें उनमें क्या अंतर है। तो इसका मतलब ये है कि नए वोटर्स को अब बीजेपी अपनी ओर खींचना चाहती है, बताना चाहती है कि आरोप भी लगता है, कई बार विपक्ष कहता है कि मोदी जी को लगता है कि 2014 के बाद ही भारत का विकास शुरू हुआ है। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि नया जो वोटर है उसको कैच करो। नहीं, मोदी जी ने एक एस्पिरेशनल क्लास खड़ा किया था 2013 में, जब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने तो फिर प्रधानमंत्री बने। एस्पिरेशनल क्लास में यूथ बहुत ज़्यादा जुड़ता है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि 18 से 25 आयु वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने पिछले सरकार की खामियों को नहीं देखा। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, ऐसी बात नहीं है, इस सरकार में कुछ खामियाँ हैं, कुछ अच्छाई है। तो वो कह रहे हैं कि कंपैरेटिव स्टडी करे और वो देखे कि अच्छी राजनीति क्या होती है। एक मकसद इसके पीछे ये भी है कि राजनीति को गंदा मान करके उससे जो दूरी बनाते थे पहले लोग, वो यूथ जो है वो राजनीति में भी आए, लोकतंत्र को समझें और अच्छी गवर्नेंस क्या होती है उसकी तरफ वो आगे बढ़े। अच्छा, अब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तरफ से चलाई जा रही है और विपक्ष की कई पार्टियां रीजनल, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं, वहां पर बसपा ने कहा कि वो किसी उसमें नहीं, गठबंधन में नहीं जाएगी। उधर बिहार के मुख्यमंत्री लग रहे हैं गठबंधन को एक साथ लाने। ये सवाल आपसे एक एनालिसिस जानने का है कि आप लंबे समय से बीजेपी को देखते हैं, राष्ट्रीय राजनीति को देखते हैं, तो ये अगर विपक्ष की तैयारी को देखते हुए बीजेपी में किस तरह की सोच है? उनको लगता है कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है 24 में, ये जो विपक्ष का जो मूवमेंट है, विपक्ष की जो कोशिश है लोगों को अपनी तरफ खींचने की, तो बीजेपी कितनी डरी हुई है अगर आप कहें कि 24 को लेकर?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि डरना शब्द किसी भी पार्टी के लिए उचित है। डरने वाली बात नहीं है। सवाल यहाँ पर है कि ये बात मोदी जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, ये भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है कि कोई भी चुनाव बहुत ही आसान नहीं होता है। खास करके जब आप 2004 का चुनाव देखते हैं, जब सिर्फ राइजिंग इंडिया और ये सब हो रहा था और कैसे हार गए थे, उसमें विपक्ष को उम्मीद नहीं थी, विपक्ष के पास भी कोई लीडर नहीं था। अब सवाल यहाँ पर एनालिसिस, अगर अर्थमेटिक और केमिस्ट्री दोनों अलग है। अर्थमेटिक में देखा जाए तो भाजपा हार भी सकती है, इसकी संभावना भी कहीं कहीं से नजर आएंगी आपको। जैसे आप बिहार में देखेंगे, गठबंधन टूटने के बाद भाजपा के लिए दिक्कत, अर्थमेटिक के घर की बात कर रहे हैं। अगर देखें तो बंगाल में आप धर्म का अगर कॉम्बिनेशन, बंगाल में देखें तो आप, महाराष्ट्र में देखें तो आप, कर्नाटक में देखें, ये वीक स्टेट भाजपा के लिए हो सकती है यहाँ पर। लेकिन सवाल वही है कि भाजपा के पास आज के डेट में 303 सीट है। इसका मतलब कि 543 में 243 सीटें ऐसी हैं जो कि भाजपा के पास नहीं है। तो अगर 30 सीट उधर चली जाए तो सिनेरियो बदल जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जब पहुंच की बढ़ाने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि चुनाव को हल्के में नहीं लेना है, सिर्फ मोदी आपको नहीं जिता सकता है। तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि आप मेहनत करो, तभी आप 2024 में जीत सकोगे, और उसके लिए कोशिश करें। चूंकि भाजपा का संगठन अभी बहुत मजबूत है, दुर्भाग्य से दूसरी विपक्षी दल जो है उनके पास ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं है जो प्रधानमंत्री के पैरेलल खड़ा हो सकता है। तो भाजपा के लिए एडेड एडवांटेज है, और यहीं पर अर्थमेटिक फेल हो जाता है और केमिस्ट्री चलता है, जो 2019 में भी आपने देखा, यूपी के चुनाव में भी देखा, 2014 में भी आपने देखा। वो और डाटा को, आंकड़ा को उन्होंने फेल कर दिया। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस अगर एक साथ आ जाए और उसके बाद भी 62 सीट भाजपा जीत जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ पर हरियाणा में कुछ नहीं था भाजपा, वहाँ भाजपा जीत रही है। जहाँ महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना अलग होने के बाद भी भाजपा बड़ी पार्टी बन के उभरती है। तो ये अर्थमेटिक और प्रधानमंत्री करिश्मा जिसको हम लोग कहते हैं, उसके आधार पर ये नड्डा जी कह रहे हैं कि सभी चुनाव जीतने हैं। कल जो उन्होंने कहा था कि इसके पीछे क्या वजह है कि इस साल के सभी चुनाव जीतेंगे तभी 2024 जीतेंगे। निश्चित रूप से चुनाव हारने में कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, विपक्ष का मनोबल बढ़ता है। तो नड्डा जी ने अगर संकल्प है तो कोई भी पार्टी प्रेसिडेंट ये तो नहीं कहेगा कि हम भाई चुनाव बने, कोई लड़ो, हार जाएंगे। वो तो हारते हारते, जैसे तमिलनाडु में भी भाजपा जब लड़ती है तो ये थोड़ी कहती है, केरल में लड़ती है कि हम मतलब के हार जाएंगे। वो तो पूरी ताकत लगा, एनर्जी भरने की बात है, एनर्जी बढ़ने की बात है। और यही एक टेम्परामेंट होता है कि हमें जीतना है। तो वो टेम्परामेंट अगर आपके पास आ गया तो बहुत कुछ आसान हो। लेकिन चुनाव को लेकर पीएम मोदी खुद मतलब किसी गलतफहमी में नहीं है, किसी मुगालते में नहीं है। निश्चित रूप से कोई भी गलतफहमी, प्रधानमंत्री वो बहुत ही लंबे समय तक उनका राजनीतिक सफर रहा है, कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने तक में। तो उनको नब्ज टटोलने में बहुत माहिर आदमी है, और जिस तरह से वो कोई का स्टेप लेते हैं तो उसके पीछे भी एक बहुत सोची समझी रणनीति होती है। और आज जिस तरह उन्होंने कहा है कि जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं उसके साथ पार्टी के लोग भी पैरेलल कोई कल्याणकारी योजना चलाएं, ताकि समाज में रीच हमारा बढ़े। रीच बढ़ेगा तो वोट बढ़ेगा। अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो सदस्य है उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाए, जिला स्तर पर उनको मीटिंग ले। जी देखिए, आपने हिमाचल में क्यों हारी, एक बहुत बड़ी वजह थी कि भाजपा के जो असंतुष्ट कार्यकर्ता जो थे उसको भाजपा मना नहीं पाई। बहुत से लोग नहीं माने, उस वजह से सीटें आ रही है। इस वजह से इस तरह तो उन्होंने कहा कि आप नए लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन नए लोग जुड़ेंगे लंबे समय तक कैसे? आपने सदस्य बना लिया और फिर छोड़ दिया। तो उनका सम्मेलन के उनको लगे कि हमारी पार्टी में भागीदारी है, हमारी पूछ हो रही है, हमें पार्टी कोई दायित्व दे रही है, तो मनोबल बढ़ता है और जुड़े रहते हैं। धन्यवाद सुजीत जी। ये थे सुजीत ठाकुर, जो लंबे समय से बीजेपी और राष्ट्रीय राजनीति देखते रहे। इनका भी ये साफ कहना कि प्रधानमंत्री किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं रहते, और अब इस बार तो 2024 में तो उनके लिए चुनाव है, इसलिए पसमानदा, मुस्लिम और समाज के जो मार्जिनल वोटर्स हैं उन तक पहुंच बढ़ाने की बात कर रहे हैं। समय रहते 400 दिन बाकी बचे हैं, लेकिन इन दिनों में पार्टी को इतना मजबूत करना है कि तीसरी बार फिर से चुने जाएं। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताएं। नमस्कार।